प्यारे बच्चों, छुट्टियों के बाद की एक प्यारी सी सुबह के लिए सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हिंदी में ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। इसका जैसे कि फर्स्ट पार्ट है उपसर्ग, आज हम उपसर्ग चैप्टर को शुरू करते हैं। ये वो चैप्टर है जो आपने कई बार पढ़ा भी है इससे पहले और ज्यादातर पार्ट आपको इसके आते भी हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा उभर कर आता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। यानी जो उप पहले सर्ग यानी कि जो जुड़कर बनता है, यानी कि जो किसी शब्दांश या धातु के आगे लगकर विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। बुक में आपके साथ मिलकर भी है, मर्जी है आपकी, मतलब दोनों बातें आपको याद रहनी चाहिए कि ये साथ में मिलता है और आगे जुड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है। इसके साथ इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं उपसर्ग की, कि ये जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन आता है, नवीनता आ जाती है, उसमें कई नए नए शब्द बनकर उभर कर आते हैं। कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपसर्गों का प्रयोग कितने रूपों में किया जाता है। उपसर्गों का 4 रूपों में हम प्रयोग करते हैं: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट है तत्सम उपसर्ग, यानी कि जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, जो संस्कृत से लिए गए हैं और उनको हम एज इट इज अभी भी हिंदी में ऐसे ही पढ़ते हैं। ये टोटल 22 होते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 22 उपसर्ग संस्कृत के होते हैं, जिनको हम आज भी हिंदी में एज इट इज यूज करते हैं। तो आज हम सबसे पहले तत्सम उपसर्ग को शुरू करते हैं। जैसा आपको वीडियो में बताया जाएगा उसके आधार पर ही आप अपनी नोटबुक में उसको राइट करोगे, और इसके साथ आपको याद रखना है कि इसको बहुत अच्छे से आप उसको राइट करोगे। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में ग्रामर में अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें 3 पार्ट दिए गए हैं: उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो आज हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है उपसर्ग वह शुरू करते हैं। जिसे कि इसमें परिभाषा दी गई है, उपसर्ग शब्दांश या अव्यय को कहते हैं। यानी कि आपको एक बात याद रखनी है कि उपसर्ग शब्द के किसी एक पार्ट को, शब्द के अंश को या फिर अव्यय को कहते हैं। किसको? जो किसी शब्दांश या धातु के साथ मिलकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। आप ये डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। इससे अलग मैंने एक अलग लिखी है, बहुत इजी है और इसमें कोई डिफरेंस भी नहीं है, सेम है दोनों। जो किसी शब्दांश या धातु के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। तो आपको यही अपनी नोटबुक में राइट करनी है, दोनों सेम है। देखो यही भी बात ऊपर भी है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज में है ये। नीचे दी जो मैंने लिखी है वो, जो किसी शब्दांश यानी शब्द के अंश के या किसी धातु के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देती है, वह उपसर्ग कहलाता है। इसमें कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि जो उपसर्ग होता है उस किसी जो शब्द के आगे लग जाता है वह है, फिर उससे क्या क्या परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट, इसमें उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में नवीनता आ जाती है। कोई भी शब्द है और उसके आगे अगर आप उपसर्ग जोड़ोगे तो उसके अर्थ में नवीनता आ जाएगी। दूसरा है, उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। कई बार आता है लेकिन यहाँ दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ समझाऊं, जैसे कि हार शब्द है, ठीक है, और अगर हम इसके साथ सम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? ये संहार बन जाता है। संहार का अर्थ होता है मारना। और अगर यही हार शब्द रहे और अगर मैं इसके साथ प्लस करूं आपका उप उपसर्ग, तो क्या बन जाता है? उपहार, यानी कि गिफ्ट। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि जब भी आप किसी शब्द के साथ उपसर्ग को जोड़ते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि देखो शब्द दोनों हार ही हैं, उपसर्ग अलग है, दोनों के अर्थ भी अलग है। ठीक है, इसी प्रकार आप अलग से लगा सकते हो। मान लो आप इसके साथ प्र उपसर्ग लगाते हो तो वहां पर हार बन जाएगा। इस तरह से हर जगह यही होता है कि
शब्द एक होता है, लेकिन अगर आप उपसर्ग अलग लगाते हो तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। थर्ड पार्ट इन्होंने बताया कि उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में विपरीतता आ जाती है। ये बात सही है, क्योंकि जब भी आप उपसर्ग का प्रयोग करोगे तो उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन आएगा, जैसे कि अब आपने यहां देखा है। तो आज हम संस्कृत के उपसर्ग करेंगे। अगर आपसे पूछे कि उपसर्ग के पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो हमारी बुक में संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, ये 4 पार्ट दिए गए हैं। तो आज हम फर्स्ट पार्ट करते हैं संस्कृत के उपसर्ग यानी कि तत्सम। आपको शायद पता है कि जो संस्कृत से एज इट इज लिए गए हों और आज भी हम उनको उसी रूप में पढ़ते हैं, तो वे तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं, यानी कि वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। आपको अपनी नोटबुक में इनको इसी तरह से लिखना है, जैसे ऊपर आपको 3 पार्ट बना लेने हैं। एक में आपको लिखना ऊपर ऐसे ब्लैक मैन से उपसर्ग, उसके बीच में आपने लिखना है अर्थ और फिर शब्द। आपने मान लो अति उपसर्ग लिखा, तो आपको ये तीनों पार्ट नहीं लिखने हैं। मान लो अति का अर्थ आपको सिर्फ अधिक लिखना है, अनु का एक, यानी कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, हर जगह आपको एज इट इज इसको राइट करना है, बाकी वाले छोड़ देने आपको पीछे जो है, ठीक है। इससे अलग जब आप शब्द बनाओ तो आपको सारे शब्द नहीं लिखने हैं, कोई 3 शब्द आप लिखोगे, क्योंकि जब भी एग्जाम होता है तो वहां 2 शब्द आते हैं। 2 अगर मान लो आप 2 ही लिखोगे और 1 भूल जाओ तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप 2 नहीं बल्कि 3, और मर्जी है आपकी, जो आपको इजी लगे वो आप राइट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट इन्होंने दिया अति। अति का अर्थ होता है अधिक। जैसे आप शब्द बना सकते हो अतिरिक्त, आपने पढ़ा है। अत्याचार आप लिख सकते हो। इसे अलग दिया है यहाँ अत्यंत। मर्जी आपकी, आप अतिशय लिखो, अतिकाल लिखो, लेकिन कोई 3 एग्जाम्पल आपको इसमें, कोई 3 शब्द आपको इसमें बनाकर लिखने हैं। जैसे कि सेकंड यहाँ है अनु। अनु का अर्थ होता है कर्म, यानी कि जैसे संस्कृत में आपने पढ़ा किसी के पीछे चलना, अनुकरण करना क्या होता है, तो कर्म अनुसार यहाँ चलना, यानी कि आप इसमें पश्चात भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है, देखो यहाँ हम इजी वाले ही करेंगे। इसमें अनुसार, आप अपने अनुसार काम करते हो, ठीक है। अनुशासन में रहना, अनुकरण, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। इजी है ये। थर्ड है, बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको इनमें से कोई और भी ऐसा लगता है कि मैं तो इसको याद कर रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, तो आप वो राइट कर सकते हो। थर्ड है अधि। अधि यानी कि श्रेष्ठ, जैसे कि अधिकार है, अध्यक्ष होता है, ठीक है, अधिपति है, अधिष्ठाता या फिर अध्यात्म, इनमें से कोई 3 आपको राइट करने हैं। नेक्स्ट आपका अप। अप का अर्थ अभाव भी होता है, लघु भी होता है, हीन भी होता है, विरुद्ध कर भी होता है। जैसे आपका अपमान होता है वो विरुद्ध में आ जाता है। जैसे अपमान है, अपशब्द है, अपहरण है, अपकार है, अपवाद है, अपव्यय है, मर्जी आपकी, आप इनमें से कोई भी 3 एग्जाम्पल शब्द आप इनमें से लिखोगे, अपकर्ष या अपराध। नेक्स्ट है अभि। अभि का अर्थ होता है समीप। अभि का अर्थ अधिक भी होता है और अभि का अर्थ इच्छा भी माना जाता है। अभिमान आपने पढ़ा होगा, अभिमान करना। अभिभावक, पेरेंट्स को जैसे बोला जाता है। अभिप्राय क्या है इसका, ठीक है। ये 3 ही इजी है, इनमें आप ये 3 राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका आ। आ का अर्थ एक सीमा, एक निर्धारित, जैसे किसी भी चीज पर एक सीमा, एक रोक लगा दी जाती है, वो चीज होता ही। जैसे आकाश, आ से आकाश, आरंभ, आकर्षण, आक्रमण, आचरण, आजीवन, मर्जी है आपकी, मैं बार बार वही रिपीट कर रही हूँ कि कोई 3 आप इनमें से लिखोगे। नेक्स्ट है उत। उत का अर्थ होता है उच्चता या फिर श्रेष्ठता। उत्साह, उत्कर्ष, उत्तम, उत्पन्न, उत्पल, उत्पत्ति। नेक्स्ट है उद। उद का अर्थ होता है ऊपर, ऊपर की तरफ, जैसे आप प्रगति करते हो, उन्नति करते हो, वही चीज है ये। जैसे उद यानी उद्गार, उद्गम, उद्यत, जिससे आप यहाँ ये भी राइट कर सकते हो इस तरह से बनाकर, उद्यत। नेक्स्ट अव। अव का अर्थ होता है हीन भाव। एक ही वर्ड लिखना है, बार बार वही चीज है, इनमें से कोई एक अर्थ आप लिखोगे ताकि आप उसको अच्छे से याद रख पाओ। उसका जैसे हमने अव का अवगत, अवलोकन, अवतार, अवशेष, अवगुण, अवज्ञा, आगे का पालन नहीं करना, या फिर अवरोहण, उतरना जैसे होता है। उप सहायता करना। उपदेश, उपकार, उपनाम, उपवन, उपस्थित। नेक्स्ट है दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा, दुर्दशा,
देखो इसमें ना हर जगह ये जो रेफ रकार होता है ना, ये इसका यूज किया गया है, यानी कि र पर हलंत है, यानी कि र आधा है इसमें। ठीक है, तो जैसे कि आप इसमें कर सकते हो दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन। दूर में देखो यहाँ खोलकर समझाया गया कि आप ये मत समझ रहे, पूरा यानी कि र आधा है तो आचार्य इसके साथ जोड़ा गया है। दुर्गम, अब यहाँ देखो, यहाँ ना श तीनों श अलग है ना, तो यहाँ जैसे संधि में है ये विसर्ग संधि, कई बार जैसे दू के साथ विसर्ग होता है ना तो उसमें ये जोड़ा जाता है, तो ये जरूरी नहीं कि आप ये याद करो, तो ये आप इनको राइट कर सकते हो। नेक्स्ट है नी। नी का अर्थ होता है भीतर या नीचे। जैसे इसमें आप करो निवास, नियुक्त, निषेध, निम्न, जैसे निम्नलिखित वर्ड पढ़ते हो आप, निबंध। ठीक है, ये इजी है। नेक्स्ट आपका निर। निर का अर्थ होता है नीचे या नहीं, जैसे निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्मल। ठीक है, तो आप इस तरह से निरुपसर्ग तक आप अपनी नोटबुक में इसको इसी तरह से राइट करोगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऊपर आपने 3 पार्ट बना लेने हैं इसके 3 पार्ट बना लोगे। मेन पार्ट उपसर्ग, फिर सेकंड अर्थ, नेक्स्ट शब्द। ठीक है, इसके नीचे आपको ये ब्लैक पेन से लिखने हैं या आपको ब्लू जेल पेन से लिखने हैं। इससे पहले आपको ऊपर हेडिंग बनाना है उपसर्ग। ठीक है, ये परिभाषा लिखनी है आपको। आप ना दोनों राइट करना, मर्जी आपकी, आप लर्न कौन सी करोगे कि आप ये राइट कर सकते हो। उपसर्ग शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्दांश या अव्यय धातु के साथ मिलकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। देखो इसमें साथ मिलकर बताया गया, और मैंने आपको बताया कि आगे लगकर, दोनों है तो सेम, लेकिन इसमें ये जोड़ा गया कि कोई उपसर्ग है ना साथ मिलकर अर्थ प्रकट करता है। यहाँ मैंने बताया कि ये ना शब्द है या शब्दांश या फिर धातु से आगे जुड़ता है। ठीक है, और ये आपने 8th क्लास में पढ़ा भी हुआ है, ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। और आज आपको निरुपसर्ग तक ये राइट करना है। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में समझाया है कि उपसर्ग क्या होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं और किस तरह से आपको इसे नोटबुक में राइट करना है। इसी तरह से राइट करोगे आप, 3 पार्ट बना लोगे। लाइनें लगाओ या ना लगाओ मर्जी है आपकी। फर्स्ट में आपको उपसर्ग लिखना है, उसका एक अर्थ लिखना है, उसके 3 शब्द बनाकर लिखोगे आप। और तीनों शब्द आपके ऐसे हो जो कि आप पढ़ते भी हो, जो याद भी आप अच्छे से कर सकते हो, जो आपको बार बार क्रैमिंग ना करनी पड़े इनकी, क्योंकि ग्रामर जो होती है उसकी क्रैमिंग नहीं करनी होती, कभी भी हमेशा समझ कर करना है। तो आपको ये चैप्टर भी इसी तरह से राइट करना है जैसे कि मैंने आपको समझाया है, और निरुपसर्ग तक ही आप इसको राइट करोगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।